नमस्कार दोस्तों, वे सभी विद्यार्थी जिनके पास सब्जेक्ट कोड BHIC 110 है, उनके लिए आज इस वीडियो में हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की उत्तरों सहित चर्चा करेंगे। जैसा कि एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा समीप हैं और आप सभी लोगों की परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छी ही चल रही होगी, इसे ही ध्यान में रखते हुए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला शुरू करेंगे इस सब्जेक्ट कोड की। आशा है आपका साथ और स्नेह हमें ज़रूर मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, वह क्वेश्चन ये है कि सहायक संधि की संक्षेप में चर्चा कीजिए। किस हद तक सहायक संधि ने ब्रिटिश आधिपत्य के क्षेत्र के विस्तार में सहायता पहुंचाई? तो सबसे पहली बात यह है कि ये क्वेश्चन जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 3 से है। ठीक है। अब क्वेश्चन में आपसे ना दो बातें पूछ रहा है। पहली बात क्वेश्चन में आपसे यह पूछी जा रही है कि भाई सहायक संधि क्या है? सहायक संधि क्या है, इसकी चर्चा कीजिए। दूसरी चीज़ आपसे ये पूछी जा रही है कि क्या इस संधि ने जो ब्रिटिश क्षेत्र था उसको फैलाया था? तो सबसे पहले हम चलो सहायक संधि के बारे में जानते हैं। तो मैंने यहाँ कुछ मेन पॉइंट्स लिखे हैं और मैं इसे आपको अच्छे समझाऊंगा। पेपर में आप ऐसे कैसे लिख देना। 2023 में भी ये क्वेश्चन आया था, तो पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखो, सबसे पहले हम सहायक संधि को जानते हैं। तो हुआ क्या था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रही थी, तो उस समय उसका ज़्यादातर जोर शुरुआत में इस चीज़ पर था कि किस तरीके से भारतीय क्षेत्र में उसका विस्तार हो और ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आ जाएं। इसीलिए 1798 में उस समय के वायसराय थे लॉर्ड वेलेज जी। तो 1798 में लॉर्ड वेलेज जी ने एक नई संधि प्रस्तुत की जिसे सहायक संधि कहा जाता है। तो सहायक संधि जो थी ये किसने प्रस्तुत करी थी? लॉर्ड वेलेज जी ने। कब प्रस्तुत करी थी? 1798 में। तो सबसे पहले तो आप ये बताओगे कि भाई सहायक संधि लॉर्ड वेलेज जी ने 1798 में प्रस्तुत की थी। अंग्रेजों के साथ जो भी राजा यह संधि करता था, उस राजा को कुछ शर्तें माननी पड़ती थी। यानी कि 1798 में लॉर्ड वेलेज जी ने एक संधि प्रस्तुत की जिसे सहायक संधि कहा जाता है। जो भी राजा अंग्रेजों से इस संधि पर हस्ताक्षर करता था, साइन करता था, उसे कुछ बातें माननी पड़ती थी। और वो बातें क्या माननी पड़ती थी वो सुनो। अंग्रेज कहते थे, पहला पॉइंट है कि अंग्रेज ये कहते थे कि भाई जो भी बंदा हमसे साइन करेगा, यानी कि सपोज डेट एक राजा है कोई, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायता मांगी, तो अंग्रेजों ने ये कहा कि आप हमारी सहायक संधि पर हस्ताक्षर करो पहले। तो उसने कहा क्यों करें? तो उसने कहा भाई सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने से ये होगा कि तुम हमारे सहयोगी बन जाओगे, पहली बात तो। और चाहे कोई बाहर से आप पर आक्रमण करे, चाहे आपके क्षेत्र में कोई चुनौती हो, उससे हम रक्षा करेंगे। तो सहायक संधि का पहला पॉइंट ये था कि जो भी राजा का संबंध अंग्रेजों से होगा, अंग्रेज उस राजा के सहयोगी के तौर पर काम करेंगे और उसकी सुरक्षा प्रदान करेंगे। बाहरी रूप से भी उसे सुरक्षा देंगे और आंतरिक रूप से भी उसकी सुरक्षा देंगे। अब देखो भाई, किसी क्षेत्र की सुरक्षा करनी है तो उस क्षेत्र में अपनी सेना भी रखनी होगी। तो अंग्रेजों ने कहा देखो भाई, आप हमारे सहयोगी हो, इसलिए आपके भू क्षेत्र में हमारी एक सेना की टुकड़ी तैनात रहेगी। तो 1798 में लॉर्ड वेलेज जी एक संधि प्रस्तुत कर रहे हैं और संधि का नाम क्या है? सहायक संधि। इस संधि में अंग्रेजों ने क्या कहा कि जो भी राजा इस संधि पर हमारे साथ जुड़ेगा, उसे ये वाली बातें माननी पड़ेगी। पहली बात तो ये माननी पड़ेगी कि जब भी आपका किसी से भी युद्ध होगा, हम आपकी सहायता करेंगे। आपकी रियासत के अंदर भी कोई समस्या होगी तो हम उसमें आपकी सहायता करेंगे। और आपकी सहायता के लिए हमेशा आपके क्षेत्र में एक सैनिक टुकड़ी भी तैनात रहेगी। लेकिन उस सेना का जो खर्चा है वो आप देंगे, यानी कि जो सहयोगी होगा, जो भी राजा अंग्रेजों से संबंध बनाएगा, उसे ही इस सेना का खर्चा देना पड़ेगा। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी इस संधि में वो ये थी कि जो सहयोगी पक्ष है, यानी कि जो राजा है, वह ना तो किसी से युद्ध कर सकता है और ना ही किसी से संधि कर सकता है। यानी कि अंग्रेजों की परमिशन के बिना राजा ना तो किसी से संधि करेगा और ना ही किसी से युद्ध में हिस्सा लेगा। तो एक तरीके से इस संधि राजा की सहायता के लिए नहीं थी, बल्कि एक तरीके से इस संधि के माध्यम से अंग्रेज भारतीय क्षेत्र को पूरी तरीके से अपने नियंत्रण में कर रहे थे। तो एग्जामिनर आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई 1700 सहायक संधि क्या है? तो आप क्या बताओगे? सहायक संधि 1798 में पेश की गई। किसने पेश की? लॉर्ड वेलेज जी ने पेश की। इस संधि में प्रमुख बातें ये थी कि जो भी राजा अंग्रेजों के साथ यह संधि करेगा, अंग्रेज उसे वचन देंगे कि भाई उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजों की होगी। अंग्रेज उसे बाहरी रूप से भी सुरक्षित रखेंगे और आंतरिक रूप से भी सुरक्षित रखेंगे। दूसरी बात यह रहेगी कि सुरक्षा के लिए एक सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। तीसरी बात यह रहेगी कि सेना का खर्चा कौन देगा? राजा देगा। चौथी बात यह रहेगी कि राजा ना तो अंग्रेजों से बिना पूछे किसी से युद्ध लड़ेगा, ना ही किसी से संबंध बनाएगा। तो शुरुआत में तो सहायक संधि ऐसी लग रही थी कि भाई इससे ना भारतीय लोगों को फायदा होगा, लेकिन ना इसका कुछ और ही परिणाम हुआ। तो ये संधि किस लिए प्रस्तुत की गई वो सुनो। देखो, सहायक संधि के माध्यम से इन्होंने क्या करा, सपोज डेट यहाँ एक राजा है,
हम मान लेते हैं भोपाल का राजा है, इससे संबंध स्थापित कर लिए। अब अंग्रेजों को पता है कि अपनी सेना का खर्चा बाहर से निकालना पड़ता था, पहले ब्रिटेन से मंगाना पड़ता था। अब अंग्रेजों ने जब भोपाल पर कंट्रोल कर लिया मानो, तो उन्होंने क्या करा, भोपाल का राजा उनकी सेना का खर्चा देगा, यानी कि पहले जिस सेना का खर्चा बाहर से मंगाना पड़ता था, ब्रिटेन से मंगाना पड़ता था, अब उस सेना का खर्चा यहीं भारत से निकाला जा रहा है। तो सहायक संधि के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि अंग्रेजों का सैनिक खर्चा बढ़ता ही जा रहा था, और अंग्रेज अब सैनिक खर्चा जो है भारत से निकालना चाहते थे। तो एक तरीके से अपने सैनिकों का खर्चा भारतीय राजाओं से निकालने का ये सबसे बढ़िया तरीका था। दूसरी बात ये है कि ये ना उन क्षेत्रों पर कंट्रोल करना चाहते थे, क्योंकि अगर अंग्रेजों की सेना वहाँ पर रहेगी तो वहाँ पर क्या हो रहा है ये भी अंग्रेजों को पता चल जाएगा। तो भाई इस तरीके से सहायक संधि ने ब्रिटिश आधिपत्य वाले क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर विस्तार किया। बड़े पैमाने पर अवध का विलय किया गया, यानी कि अवध को अपने क्षेत्र में मिला लिया कंपनी ने, हैदराबाद को अपने क्षेत्र में मिला लिया, मैसूर को अपने क्षेत्र में मिला लिया, तंजौर को अपने क्षेत्र में मिला लिया, ग्वालियर को अपने क्षेत्र में मिला लिया, भोपाल को अपने क्षेत्र में मिला लिया। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सहायक संधि के माध्यम से अंग्रेजों ने अपना जो क्षेत्र था इंडिया के अंदर वो बहुत तेजी से फैलाया और बड़े पैमाने पर रियासतों को अपने में शामिल कर लिया। जब आप चैप्टर नंबर 3 पढ़ोगे तो वहाँ पर केवल और केवल अवध के बारे में विशेष रूप से चर्चा की गई है, और ये सब ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखे हुए हैं। तो जब हम भी यहाँ पर आपको अवध के बारे में अच्छे से समझा देते हैं। जब आप अवध के बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि अवध पर यह संधि 1801 में थोपी गई। हालांकि जो अवध का राजा था वो इस संधि पर हस्ताक्षर करना नहीं चाहता था, लेकिन अवध के राजा के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि वो ब्रिटिश कर्ज जाल में फंस चुका था, और अवध में राजाओं को लेकर आपस में लड़ाई भी हो रही थी, और आपस की जो एक कमजोरी थी, उत्तराधिकार का जो संघर्ष था, इसका अंग्रेजों ने फायदा उठाया और अपने एक कठपुतली राजा को यहाँ पर बिठा दिया। आगे चलकर 1856 में अवध का अधिग्रहण कर लिया गया, और इसके बाद यहाँ के जो राजा थे उसमें वाजिद अली शाह, इन्होंने बड़े पैमाने पर विरोध किया। जब 1857 का विरोध हुआ तो सबसे ज़्यादा जो विरोध है वो अवध में ही हुआ। तो सहायक संधि के माध्यम से अगर हम बात करें तो अंग्रेजों ने भारत की बहुत सी रियासतों को अपने में शामिल किया। आगे चलकर आप एक निष्कर्ष लिख देंगे कि सहायक संधि ने भारतीय रियासतों को ब्रिटिश नियंत्रण में ला दिया, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश साम्राज्य धीरे धीरे करके फैलता चला गया। इसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय रियासतों को आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक रूप से कमजोर कर दिया और अपना दबदबा स्थापित कर लिया। तो अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सहायक संधि क्या थी, सहायक संधि की संक्षेप में चर्चा कीजिए, तो आप ये सारी चीज़ें बता दोगे। आई होप सो प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने एक एक लाइन यहाँ पर अच्छे से डिस्कस किया आपसे। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रैयतवाड़ी बंदोबस्त पर टिप्पणी कीजिए। अगर आपको इन आंसरों की PDF चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और मैंने व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी चैनल के बायो में दे रखा, वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं, तो वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त पर एक टिप्पणी कीजिए। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 8 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों में से एक है। तो इससे पहले इस क्वेश्चन का आंसर जाने उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखो, जब अंग्रेज भारत में आए थे ना, तो अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने क्या करा, पहले बंगाल पर कब्जा किया और फिर धीरे धीरे करके मद्रास, मुंबई ये प्रेसिडेंसी बना ली। यानी कि जब अंग्रेज भारत में आए तो उस समय आने के बाद उन्होंने 3 प्रेसिडेंसी बनाई। सबसे पहली प्रेसिडेंसी थी बंगाल प्रेसिडेंसी, फिर मद्रास और फिर बम्बई। अब ये हुआ कि इन्होंने बंगाल से जब टैक्स वसूलना शुरू करा तो उसके लिए एक व्यवस्था बनाई, इस्तेमारी बंदोबस्त, लेकिन उससे इन्हें प्रॉफिट नहीं हुआ। तो इन्होंने सोचा यार कैसे करके हमारे किसानों से ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लिया जाए। तो ये जो रैयत वर्ष शब्द लिखा ना, रैयत का मतलब होता है किसान। तो किसानों से कर की वसूली किस प्रकार से किए जाए, इसके लिए वो अलग अलग व्यवस्था बना रहे थे। तो ऐसे में क्या हुआ, 2 व्यक्ति थे, एक का नाम था थॉमस मुनरो और एक का नाम था अलेक्जेंडर रीड। तो थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड ये ब्रिटिश अधिकारी थे। इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक नई व्यवस्था अपनाई और इस व्यवस्था का नाम था रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयत मतलब क्या होता है, किसान। तो किसानों से आपको क्या वसूलना है, कर की वसूली करनी है। यहाँ पर अंग्रेज सीधे किसानों से कर की वसूली करेंगे, जिसे हम समझेंगे भी। तो पहले आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि भाई रैयतवाड़ी बंदोबस्त, रैयत शब्द का मतलब है किसान, किसानों से आप कर की वसूली कैसे करोगे, यह है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसने दिया है, थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड ने। यह व्यवस्था जो है मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू की गई। जो बम्बई प्रेसिडेंसी है वर्तमान में महाराष्ट्र के इलाके हैं वहाँ पर, और मद्रास प्रेसिडेंसी है वर्तमान के तमिलनाडु के इलाके हैं। तो सबसे पहले आप पेपर में ये लिखोगे कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है भैया, ये ब्रिटिश काल में भू राजस्व की एक महत्वपूर्ण प्रणाली थी, यानी कि टैक्स सिस्टम की एक कर प्रणाली थी, जिसे मुख्य रूप से मद्रास और बम्बई में लागू किया गया था। यह प्रणाली थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड ने दी थी।
इस प्रणाली में ये था कि भाई अब ना अंग्रेज किसानों से डायरेक्ट टैक्स लेंगे, यानी कि सीधे किसानों से राजस्व का संग्रह किया जाएगा। तो इस प्रणाली के अंतर्गत सरकार सीधे किसानों से टैक्स वसूलती थी, बिचौलियों की भूमिका नहीं थी। यानी कि पहले पता क्या होता था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, बंगाल में उसने क्या व्यवस्था लागू की थी, बंगाल में उसने ना टैक्स वसूलने का अधिकार जमींदारों को दे दिया था कि भाई जो ये मान लो एक ज़मीन है, इस ज़मीन से जमींदार टैक्स वसूलेगा और कंपनी को देगा। अब जमींदार क्या करता था, यहाँ से टैक्स वसूलता था और कंपनी को कम टैक्स देता था। जमींदारों की आमदनी इससे ज़्यादा बढ़ने लगी, तो अंग्रेजों ने सोचा यार ये जमींदार ज़्यादा कमा रहा है, ये कमाई तो मेरे पास होनी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने ना बंगाल वाली व्यवस्था पूरे भारत में लागू नहीं करी और उन्होंने बम्बई में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में बिचौलियों को कोई काम था नहीं। अब किसान सीधे अंग्रेजों को टैक्स देगा। अब किसान सीधे किसको टैक्स देगा, अंग्रेजों को टैक्स देगा। दूसरी बात यह है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में दूसरी बात यह की गई कि कृषि भूमि को समय समय पर मापा गया, भूमि की माप की गई, भूमि को अलग अलग भागों में बांटा गया। क्योंकि देखो, कुछ ज़मीन ऐसी होती है जिसकी प्रोडक्टिविटी हाई होती है और कुछ ज़मीन ऐसी होती है जिसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। तो जिस ज़मीन में ज़्यादा अनाज उगेगा उससे ज़्यादा टैक्स लिया जाएगा, जिस ज़मीन में कम अनाज उगेगा उससे कम टैक्स लिया जाएगा। तो एक इस हिसाब से किसान से टैक्स निर्धारित किया जाता था। भूमि की उपज कैसी होगी, सिंचाई कितनी होगी वहाँ पर, और बाकी सारी चीज़ें इसमें सेट की जाती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें क्या होता था, समय समय के हिसाब से ज़मीन की फिर से जांच की जाती थी कि भाई भूमि की स्थिति कैसी है, उत्पादन में कितना बदलाव आया है, पहले के मुकाबले प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है या पहले के मुकाबले प्रोडक्टिविटी कम है, यानी कि पहले के मुकाबले अनाज ज़्यादा पैदा हो रहा है या पहले के मुकाबले अनाज कम पैदा हो रहा है। ये सारी चीज़ें देखी जाती थी। किसानों को भूमि पर स्वामित्व का अधिकार मिल जाता था। किसानों को ये फायदा था भाई कि जो ज़मीन पहले ज़मींदार के अंडर में थी वो ज़मीन अब किसानों के अंडर में हो जाएगी और किसान आने वाले टाइम पे अपने उत्तराधिकारियों को भी ज़मीन दे सकता है। किसानों को अपने खेती करने में अब आज़ादी मिल गई थी। पहले वो ज़मींदारों के हिसाब से खेती करते थे, बस किसानों को ये था कि वो टाइम टाइम पर भुगतान करते रहें। तो जब एग्जाम ने आपसे पूछा रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है, तो पहले क्या बताओगे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ब्रिटिश साम्राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा थी, एक कर प्रणाली थी। इसे किसने दिया था, इसे अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो द्वारा दिया गया था। इसकी विशेषताएं क्या थी, तो इसकी पहली विशेषता ये थी, हेडिंग बना दोगे आप, इसमें किसानों से सीधे टैक्स इकट्ठा किया जाता था। दूसरी बात क्या है, कृषि भूमि का समय समय पर आकलन किया जाता था, जांच की जाती थी। समय समय पर ये देखा जाता था भूमि की उत्पादकता क्या है। भूमि का स्वामित्व जो है वो किसानों को मिल गया। अब किसान स्वतंत्र रूप से अपनी खेती कर सकते थे। अब इतना सब पढ़कर हमें ये लग रहा है कितनी अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन इसका प्रभाव क्या पड़ा, इसका प्रभाव बहुत ही बुरा पड़ा। किसानों पर इसका ये प्रभाव पड़ा कि भाई देखो, शुरुआत में उन्हें शोषण से राहत मिली, लेकिन फिर किसान धीरे धीरे करके अंग्रेजों के कब्जे कर्जे में दबते चले गए। क्यों, क्योंकि अंग्रेजों ने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था भाई हमें इतना तो खेती में टैक्स चाहिए चाहिए, लेकिन प्राकृतिक आपदा आ जाती थी, नेचुरल डिजास्टर आ जाती थी, बाढ़ आ जाती थी, सूखा पड़ जाता था, और ऐसे में अंग्रेजों ने इन्हें कोई भी राहत नहीं दी और बड़े पैमाने पर कर की वसूली जारी रही। और शुरुआत में जो टैक्स लेते थे बहुत ज़्यादा लेते थे। तो ऐसे में जो सीधा किसान से टैक्स तो लेते थे, लेकिन ना ये टैक्स बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से किसानों को ज़्यादा कुछ इसका प्रॉफिट नहीं हुआ। कृषि में थोड़े बहुत सुधार हुए, थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुआ, प्रोडक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ी, ये थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की अगर हम बात करें तो इसकी आलोचना की जाती है। ये माना जाता है किसानों पर कर का बोझ बढ़ता चला गया, प्राकृतिक आपदाओं का जोखिम बढ़ता चला गया, भूमियों का जो सर्वेक्षण किया गया, भूमि की जो माप की गई उसमें भी गड़बड़ी आई। लेकिन फिर भी यह प्रणाली भारतीय कृषि व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो अगर आपसे रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा तो आप सब बताएंगे ये कर प्रणाली जिसमें किसानों से सीधा टैक्स वसूला जा रहा है और इसकी विशेषताएं आपके सामने हैं। आई होप सो दोनों क्वेश्चनों के आंसर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ अगले भाग में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।